हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्री मिक्स के अंदर अब जो हमारी रेस चली है कि प्री जो है एग्ज़ाम आ रहा है आपका, उससे पहले पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारी जो चल रही है रोड टू प्रीलिम, उसके अंदर हम बात करें 2023 के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो अगर आप देखोगे कि क्या क्या इसके अंदर रहेगा, तो 5 क्वेश्चन होंगे डेली। जैसा कि आपको पता है, जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उनको वैसे भी पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों अपने क्रैश कोर्स से, जो क्रैश कोर्स है हमारा कोर्स चल रहा है उससे हम लेंगे, मतलब वो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा 2 हैं दोस्तों, वो है हमारी टेस्ट सीरीज के, और एक दोस्तों जो यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। तो ये सारा जो है इसका फॉर्मेट है। तो आपको क्या ट्राई करना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारी रिजॉल्व करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली प्रीलिम्स दोस्तों एक स्किल का काम है। इन्फॉर्मेशन तो है बहुत से लोगों के पास होती है, बट वहां पे हमें स्किल अप्लाई करनी है, तो उसी के ऊपर काम करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक और खुशखबरी है आपके लिए, जो मैराथन सेशन अपना चलता है ना। जैसा कि आपको पता है कि मैराथन सेशन के अंदर हमारे लास्ट ईयर भी बहुत से क्वेश्चन भी आए। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर 2022 में, वो क्वेश्चन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ क्या क्या और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी कमल सर से स्टार्ट होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डेट्स मिलेंगी। हिस्ट्री का 19 से होगा, देन 26 है, 5 मार्च है। उसके अलावा सीधे से चलते जा रहे हैं, और उसके बाद साइंस एंड टेक का आएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है करंट अफेयर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो है ना, तो वो पूरा कवर हो जाता है यहाँ पे जो भी करंट अपडेशन उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब कैसा रहेगा ये, क्या इसमें से कोई क्वेश्चन बनते नहीं, आप देख सकते हो। जो लास्ट ईयर हमारा जो मैराथन सेशन था उसमें से आप उस वीडियो को देख के या उसकी पीडीएफ देख के आपको आइडिया हो जाएगा क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो क्रैश कोर्स से हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको। तो जल्दबाजी नहीं करनी हमने, ठीक है, ध्यान से ये सुनना है दोस्तों। अपना जो संभव जो प्रीलिम क्रैश कोर्स का दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, अब उसके प्राइस भी हमने ड्रॉप कर दी, क्योंकि देखो एग्जाम पास में आ रहा है, तो बहुत से बच्चे होते हैं कि पहले वो ज्वाइन नहीं कर पाते कि पैसे की कोई दिक्कत है या कुछ है, तो अब और ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ध्यान से सुनना। रिसेंटली नासा's ऑडियो ऑफ ब्लैक होल हैज गॉन वायरल, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर जो नासा की जो के ब्लैक होल की ऑडियो आई है, साउंड रिकॉर्ड की है, ये वो सारी चीजें आपने बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर सुनी होंगी। लेकिन हम यहाँ पे टिकटॉक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे उसका कंसेप्ट समझेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, साउंड वेव्स कैन इजिली मूव थ्रू स्पेस। सेकंड है साउंड वेव्स बेसिकली ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स इन अ मीडियम। थर्ड है द गैलेक्सी clusters can release a lot of gases which can create a medium for sound waves to travel through। ठीक है जी। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट आर करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 2 ओनली, ऑल ऑफ दी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्राई करो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने सुना है कि आप कोई भी किसी प्लेनेट की बात कर लो या स्पेस ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, वहां पे हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो साउंड वहां पे ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है। तो साउंड कैन इजिली मूव थ्रू स्पेस, तो ये स्टेटमेंट आप गलत कर दोगे, है ना। साउंड वेव्स बेसिकली ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स इन अ मीडियम, ये सही है। तो इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, मतलब अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी गलत होगी, ये भी गलत होगी। अब जो पेज है वो इन 2 के अंदर फंस गया। यहाँ पे क्या है, गैलेक्सी क्लस्टर कैन रिलीज लॉट ऑफ गैसेस व्हिच कैन क्रिएट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैन और कैन, अगर मैं बोलूं कि गैलेक्सी क्लस्टर्स ऑलवेज रिलीज लॉट ऑफ गैसेस व्हिच ऑलवेज, ठीक है, अगर मैं इस तरह से कर दूं क्रिएट अ मीडियम फॉर साउंड वेव्स, तो वो स्टेटमेंट थोड़ी सी डाइसी हो जाएगी। उसकी श्योरिटी कोई नहीं देगा, एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है। वहां पे आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी कि भाई क्या सारी गैलेक्सीज के अंदर डस्ट है और उससे वहां पे साउंड वेव्स क्रिएट होती है नहीं होती, है ना। तो ये फिर वो हो जाएगी, वो बात का अभी तक हमारे पास प्रूफ भी नहीं रहेगा। तो जो भी हमने स्टडी किया वही है, तो ऑलवेज एक्सट्रीम तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये सही होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों 2 and 3 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं इसकी कंसेप्ट की। साउंड वेव्स की जब बात करते हैं, बेसिकली आपको पता है उसको मीडियम चाहिए, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। स्पेस के अंदर हम जनरली मानते हैं कि साउंड वेव्स जो ट्रेवल नहीं कर पाती, लेकिन अब आप देखोगे कि बहुत सी गैलेक्सी क्लस्टर है जहां पे गैस और डस्ट है ना, ये एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे साउंड वेव्स क्रिएट हो जाती है। उस टाइम के ऊपर साउंड जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप अर्थ के ऊपर उसको ट्रेवल करना है, इट मींस के थ्रू आउट द स्पेस
इतनी डस्ट या मीडियम होना चाहिए जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर जाए, लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिलता। सो इट मींस कि डस्ट है, ठीक है, गैस है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्पेस के अंदर, इसीलिए वो साउंड हमारे पास वो ऐसे आती नहीं है। तो जो अब इन ऑडिबल साउंड है जो वहां पे क्रिएट हुई है, उसको ऑडिबल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली सोनिफिकेशन के थ्रू। बहुत सी चीजें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई किसी ने पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के कलर के हिसाब से, ठीक है, वो भी एडजस्ट करके हम उसको साउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में देनी है। तो गैलेक्सी वाला याद रखना आपने दोस्तों। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप देखोगे तो हमने क्रैश कोर्स के अंदर ये टॉपिक को कवर किया था, यहाँ पे बात करता हूँ। तो हम जनरली बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है या कोई भी है ना चीज आ रही है, वो सायरन मार रही है। अब सायरन जो है वो जैसे से हमारे पास आती है तो हमें ज्यादा सुनाई देता, हमें लगता है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। सो इट मींस कि अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है, मैं बोलता हूं कि यार उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर जैसे बस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हो तो आपके पास आ रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। फ्रिक्वेंसी का एक सिंपल फॉर्मूला हम बात करते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, लो है, ये कंसेप्ट फिट हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी है। तो अगर मान लीजिए आप इस जगह के ऊपर खड़े हो, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एरिया ले लो, आप इस एरिया के अंदर खड़े हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, हाई वेवलेंथ हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी, ठीक है, उल्टा हो गया। तो अब ये तो होगी, हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको लाइट के कंटेक्स्ट के अंदर देखो, जिसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, जो स्पेस के अंदर कोई मान लीजिए कोई स्टार है हमसे दूर जा रहा है, कोई क्वासर है हमसे दूर जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा, वहां पे साउंड वाला तो हमारा सिस्टम लगेगा नहीं, वहां पे हम लाइट यूज करते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारे कोई पास में आ रहा है, कोई स्टार है हमारे पास में आ रहा है, तो हमने देखा कि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये दोनों के ऊपर ध्यान दो, ब्लू एंड रेड, ठीक है, यहां पे तो इनमें से वेवलेंथ ब्लू की कम है और रेड की ज्यादा है। तो अगर कोई चीज स्टार हमारी तरफ आ रहा है, इट मींस वहां पे क्या होया कि वेवलेंथ लो है, तो वेवलेंथ लो की तरफ बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। अगर कोई गैलेक्सी या कुछ स्टार हमसे दूर जा रहा है, तो अगर हमारे से दूर जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा था कि वेवलेंथ हाई हो रही थी, है ना। तो इट मींस कि अगर मैं हाई वेवलेंथ की तरफ जाऊंगा तो ये होती है रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट है हमसे दूर जा रहा है, और ब्लू शिफ्ट क्या है, जब हमारे पास आ रहा है। तो ये हम कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहां पे भी आपको साउंड का कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आएगा कि क्या इसके अंदर चीजें क्या है। अब यहां पे बात करते हैं आगे। तो आप देखोगे ये दोस्तों ट्विटर के ऊपर चल रहा था कि जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड की है उसकी बात है। अब यहाँ पे देखोगे स्पेस, अगर आप देखोगे हमारे क्रैश कोर्स में यहाँ पे मैंने स्पेस पढ़ाया था, और वैक्यूम है, साउंड क्या ट्रेवल कर सकती है नहीं, उसको थोड़ा सा अप्लाई किया। ये भी वहां पे हमने साउंड और जो है रेड शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट, दोनों यहाँ पे हमने कवर किए थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अगेन साइंस है, तो आपको पता है कि वो एप्लीकेशन के बेस के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, द एस्ट्रॉइड बेल्ट विद इट्स मैनी स्मॉल रॉकी बॉडीज लुक्स इन सम ways like the whole inner solar system. Why did not the asteroid belt form into a planet like the rest of solar system? ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, हम बात करते हैं छोटी छोटी रॉकी बॉडीज हैं स्पेस के अंदर घूम रही हैं, तो अब सोलर सिस्टम के अंदर हैं। बाकी तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि कुछ जो नेबुलास हैं वो कंडेंस हुए, अलग अलग चीजें बनती गई कंडेंसेशन से, है ना। आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। हम ये देखते हैं कि उस टाइम के ऊपर कुछ चीजें बच गई, है ना, रेस्ट उनको हमने एस्ट्रॉइड बोल दिया, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर घूमते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ना, वो जो छोटी छोटी रॉकी बॉडीज है वो कंबाइन होके प्लेनेट क्यों नहीं बनाती, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आप दिमाग में तो आएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, देयर इज नॉट इनफ टोटल मास इन द बेल्ट टू फॉर्म अ प्लेनेट, कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके अंदर इतना मास ही नहीं है कि वो एक प्लेनेट बना दे। दूसरा, द बेल्ट इज टू क्लोज टू जुपिटर, के जुपिटर के बहुत पास है, ठीक है। तो यहां पे आंसर है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। कैसे हैं उसकी बात करते हैं। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट की अगर बात करें तो हमने ये माना कि उस टाइम के ऊपर जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल था जो बच गया, कि वो उसको हम एस्ट्रॉइड रॉकी बॉडीज या एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते। अब ये हमारा अभी तक थॉट है, ऐसा नहीं जरूरी, हो सकता है कि कुछ प्लेनेट से टूट के कुछ पोर्शन भी उसके अंदर आया हो,
लेकिन अभी तक का जो हमारा मानना है यही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखता है दोस्तों, यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर मार्स और ये है जुपिटर, और ये जो है पोर्शन, ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं, ठीक है, मजा आएगा फिर। अब ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, ये वाला सारा मतलब यहाँ पे अगर पिक्चर टू पिक्चर वेरी करता है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे एस्ट्रॉइड जो है रॉकी बॉडीज आपको देखने को मिलती है। एक तो अगर इनका टोटल मास बात करें तो ये मून जितना भी नहीं है, तो फिर प्लेनेट कैसे बनाएगा, फिर प्लेनेट वाली कंडीशन अपनी फेल हो जाएगी कि प्लेनेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। दूसरी बात है जो जुपिटर है इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, उसके कारण ये अगर आप देखोगे, आप बचपन में ऐसा करते होगे कि यहाँ पे भी एक मैग्नेट है, यहाँ पे भी मैग्नेट है, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मैग्नेट उसको इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, उसको आप ऐसे से हम घुमाते रहते थे। सिमिलरली यही इतना समझने की ये एक अच्छा मेथड है कि जुपिटर की जो ग्रेविटी है उसको, क्योंकि अगर एस्ट्रॉइड जो रॉकी बॉडीज है उनको कंडेंस होना है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो कंडेंस होंगी, लेकिन वो ग्रेविटी से ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, जुपिटर की, तो वो उनको वहां पे कंडेंस भी होने नहीं देता। तो ये दो ऑप्शन है दोस्तों इसके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो चीजें हैं जो नासा ने भी ये बताई थी, जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस की हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन भी निकल के आया है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि भाई आपको जो प्रीवियस जो हमारी टेस्ट सीरीज है जो चल रही है उससे क्वेश्चन देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और भी, क्योंकि रिसेंटली अपडेशन कुछ और भी आई है, तो उसके ऊपर मैंने सोचा पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे सुपर करंट अफेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो लेटेस्ट है और इसमें दम है, और प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है अपनी वो भी, अगर यहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे करंट अफेयर आए उसके हिसाब से। तो 30 टेस्ट है, फंडामेंटल टेस्ट, एडवांस टेस्ट है, देन फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि स्किल उसी से आती है दोस्तों। उसके बाद डिटेल्ड जो डिस्कशन है, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाएंगे और आप उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, आप उसको एनालाइज नहीं करते कि जो स्टेटमेंट गलत है वो क्यों गलत है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हम मैराथन के अंदर भी ये बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन ये सारे और प्लस करंट अफेयर डेफिनेटली आएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा करंट अफेयर को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिलीमीटर वेव सीन इन न्यूज रिसेंटली। मिलीमीटर वेव का बड़ा चर्चा है, क्योंकि आप इंटरनेट यूज करते हो, है ना, तो इंटरनेट यूज करते हो तो आपको पता है कि भाई ये मिलीमीटर वेव आपने काफी सुनी होगी लेकिन पढ़ा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज आर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स दैट ऑपरेट बिलो द 1 गीगाहर्ट्ज थ्रेशोल्ड। सेकंड है द वेव्स आर लोकेटेड in the wavelength range where microwaves and far infrared waves overlap. Third है this band provide limited coverage with high speed internet. 1 only, 1 and 3, 3 only, 2 and 3 only. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तभी ये बात इसके ऊपर बनेगी, अदरवाइज डिफिकल्टी आएगी। लेकिन यहाँ पे हम कर लेंगे, फिर यूपीएससी के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सेकंड एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं, अब इंटरनेट की बात हुई तो 5G की बात हुई है ना, कि 5G लगाएंगे, इससे बहुत तेज इंटरनेट आएगा, जल्दी टिकटॉक देखेंगे, जल्दी हम वो देखेंगे, रील्स देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन अब इसके अंदर भी अलग अलग बैंड है, एक लो बैंड है, मिड बैंड है, हाई बैंड है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेस्ड चीज की बात हो रही है। लो बैंड के अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे फ्रिक्वेंसी कम है 1 गीगाहर्ट्ज तक, है ना, मिड के अंदर 1 गीगा से अराउंड 7 गीगाहर्ट्ज, एंड देन जो हाई बैंड जिसको मिलीमीटर वेव भी बोलते हैं वो 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का हम मांगते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है जो 5G का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है और यहाँ से ये इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीड तो अच्छी मिल रही है लेकिन जो इसकी कवरेज है वो बहुत कम है। मतलब अगर आप मिलीमीटर से आप ये चाहो कि, या फिर हाई बैंड भी बोल सकते हो आप, कि मुझे इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट है, तो आपको मिलीमीटर वेव की जरूरत है, इस फ्रीक्वेंसी की बैंड की जरूरत है। अब वहां पे लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सी, मान लीजिए आपको कोई दीवार है उसके साथ भी वहां पे इंटरनेट की ऑब्स्ट्रक्शन, पेड़ है, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो रेंज की बहुत ज्यादा आती है, तो मतलब आपको बहुत से टावर लगाने पड़ेंगे, कवरेज थोड़ी सी लिमिटेड सी रहती है इसके अंदर। तो आप बहुत ज्यादा टावर लगाओगे तो ये दिक्कत है कि जैसे यूएस के अंदर ये खबर भी चली थी कि यार बहुत से टावर लगा रहे हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिलीमीटर वेव ऐसा नहीं कि हमें चाहिए मोबाइल चलाने के लिए, है ना। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है जिसके अंदर हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्ट है, वहां पे ये अच्छा काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली मिड बैंड जो है, अगर पहले लो बैंड की बात करते हैं, लो बैंड जो है
कवरेज अच्छी देता है, लेकिन इसके अंदर इतनी स्पीड नहीं अच्छी मिलेगी। तो ये मोबाइल, जैसे अपने मोबाइल चलते हैं ना, तो वहां पे उतने के लिए ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हाई स्पीड आपको चाहिए, लेकिन कवरेज ज्यादा है, तो इट मीन्स के एक टावर जो है काफी लोगों को कवर कर सकता है। मिड जो है दोनों के अंदर इन बिटवीन आ जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उसको मिड लेवल की चाहिए, तो वहां पे इसका यूज हो सकता है। तो अलग अलग इसके यूज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने ये पूरा प्रोवाइड भी किया है आपको डिटेल के अंदर जो मैंने बताया, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। इंटरनेट क्या है, अब माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड की मैंने बात की है, तो यहाँ पे अगर पिक्चर है तो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आपको थोड़ा सा ये माइक्रो मिलीमीटर वेव जो है मिल जाती है, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली एक्स पाकिस्तान प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम एमिलोइडोसिस, which among the following is or are true in context to disease। एमिलोइडोसिस एक डिजीज है जिससे वो काफी टाइम से उनको ये डिजीज थी, तो फाइनली और उसकी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। तो अब उस कंटेक्स्ट के अंदर आप बताइए। हालांकि अगर मैं चाहता तो ये क्वेश्चन जो है एमिलोइडोसिस के ऊपर ही पूरा बना देता, लेकिन यूपीएससी इतनी टेक्निकल डिटेल जाती नहीं है कोई ऐसी डिजीज के ऊपर जो बहुत ही आपने कभी सुनी नहीं। मलेरिया, टीबी, इनके ऊपर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट और है कुछ। तो यहाँ पे बात करते हैं, एमिलोइडोसिस इज अ रेयर डिजीज दैट अफेक्ट द हार्ट, किडनीज एंड लिवर। सेकंड है, अ रेयर डिजीज इज डिफाइंड एज हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर द डिजीज और डिसऑर्डर इज डिफाइंड रेयर इन इंडिया if it affect fewer than 1 in 2500 people, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 only, all of the above। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो एमिलोइडोसिस से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो है रेयर डिजीज तक चला गया, ठीक है। द रीजन इज, ये क्वेश्चन ही तभी बना है बिकॉज रेयर डिजीज है ये, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो एमिलोइडोसिस से हमने कंसेप्ट बिल्डअप किया, जहां पे हमने क्वेश्चन पूछा उससे, लेकिन जो असली कंसेप्ट है इसके अंदर वो है आपका बेसिक स्टैटिक, जिसको बोलते हैं रेयर डिजीज क्या है, ठीक है। तो रेयर डिजीज के ऊपर काफी चर्चा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। तो अब अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे चलते हैं, तो परवेज मुशर्रफ को रिसेंटली, एमिलोइडोसिस क्या होता है कि एक अबनॉर्मल प्रोटीन है जो नॉर्मली बोन मैरो के अंदर क्रिएट होता है, और ये अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाके डिपोजिट हो जाता है, चाहे मेरी किडनी है, लिवर है ना, हार्ट है। तो वहां पे जब जैसे डिपॉजिट होता जाएगा, तो फिर वो ऑर्गन जो है अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे और बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, एज रिलेटेड हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, और बहुत से रीजन है, बहुत अच्छी कोई ट्रीटमेंट भी इसकी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रेयर डिजीज है। अब रेयर डिजीज क्या है, जो बहुत ही कम लोगों को होती है। अब आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी जो ट्रीटमेंट है 3-3, 4-4 करोड़ की है, 15-15 करोड़ की। तो वो रेयर डिजीज के अंदर आती है, कुछ उनमें से हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मोस्टली वो, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग लिस्ट है, तो वो उनमें से रेयर कंडीशन के अंदर आती है। अब रेयर कंडीशन जो है, इट मीन्स के बहुत से कम लोगों को वो होती है, ठीक है। लेकिन आपके मन में आएगा फिर इतनी कॉस्टली क्यों है उनकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो रिसर्च करेगी, कुछ बनाएगी मेडिसिन, तभी बनाएगी जब उसको लगेगा कि भाई इसको कंज्यूम करने वाले बहुत से लोग हैं, अब उसको लेने वाले बहुत कम लोग हैं, तो वो क्यों बनाएगी, है ना। तो इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसी रेयर डिजीज जो है, इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कि कितने लोगों में से कितने लोगों को हो उसको रेयर माने। तो अगर हर एक कंट्री की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आप देखो यूएस की बात करते तो अराउंड 2 लाख पीपल है, उसके हिसाब से है। WHO है 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, तब WHO कहती है उसको रेयर मानेंगे। आईसीएमआर बोलती है 1 in 2500 पीपल, ऐसा कोई इसलिए डेफिनेशन इसकी है नहीं। इंडिया के अंदर भी कुछ प्रॉपर इसके ऊपर नहीं है कि भाई इतने वाले को ही हम रेयर डिजीज मानेंगे, ठीक है। अब इसको ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ही बहुत कम है, ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए इसको ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है जी, जिसको देखने वाला कोई नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये है बहुत से हीमोफीलिया से लेकर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2016 से क्वेश्चन एक लिया है। क्यों लिया है मैं उसका कारण भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर वाला कौन सा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, उसके पीछे रीजन क्या है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रेक्टर, ITER जिसको बोलते हैं।
इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? यूपीएससी 2016। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। सेकंड है इट अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, है ना, देखो कमाल की चीज। इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिजन रिएक्टर इन पावर जनरेशन। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने बोला कि मैंने एक यहां पे क्वेश्चन के अंदर ITER बता दिया। अब ITER जो है ये है क्या, किसके ऊपर सर्च करता है? अगर आपको ये आंसर पता है तो आप यहां पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना। ITER बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, बड़ा जो है वो स्मॉल के अंदर डिवाइड हो रहा है। फ्यूजन जैसे स्टार के अंदर होती है तो वहां पे स्मॉल जो है वो कंबाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे। ठीक है, अगर आप बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बना रहे तो वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, फिजन से तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर काफी चल रहे हैं तो वहां पे अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फिजन से अपने फ्यूजन से कहां आ रही? तो फ्यूजन की बात करेंगे तो पहला ये है यूरेनियम वगैरह, ये तो फिजन से बात होती है, तो यहाँ पे तो बात कट गई। सैटेलाइट नेविगेशन वाला तो कोई सवाल ही नहीं। थर्ड है ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी। अब देखो यूपीएससी ने यहाँ पे एक खेल किया है, क्या किया है मैं बताता हूं। अब फ्यूजन की जब हमने रिसर्च की, हो सकता है फ्यूजन से कुछ हमें ऐसा मिले जिससे जो फिजन है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो नॉर्मल है उसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ सके, है ना। अब यूपीएससी को ये श्योर नहीं है कि इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आएगी, फिजन के अंदर भी आ सकती है, नहीं श्योर। तो एग्जामिनर ने क्या किया, यहां पे ड्रास्टिकली वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा, ठीक है, इंप्रूव करेगा फिजन रिएक्टर। हो सकता है अगर एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट जो पढ़ी हो, है ना, जहां पे उसने पढ़ी हो, तो यहां पे ये ड्रास्टिकली वर्ड ना हो, इट कैन इंप्रूव, है ना। अगर आप देखोगे ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट बनती है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको एक्सट्रीम पे लेके गया ताकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से यही चीजें देखनी है। देन इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। अगर यहां पे मैं ये ऐसा करता है, इंडिया विल डेफिनेटली बिल्ड, है ना, तो ये तो किसी को पता नहीं कि इंडिया सच में बनाएगा या नहीं बनाएगा, है ना, ये तो भाई फ्यूचर है। तो यहां पे जनरल स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है बिकॉज यहां पे फ्यूजन की बात की गई है। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये अपनी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ITR बेसिकली अगर आप देखोगे फ्रांस के अंदर लोकेटेड है, तो बहुत सी कंट्रीज का पार्ट है। हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, फिजन से हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की बात जब करते हैं तो वहां पे यूरेनियम यूज होता है, रेडियो एक्टिव है तो नेगेटिव भी है। अगर आप देखोगे डिजास्टर भी हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, बहुत सी रेडिएशन फैल सकती है, लोगों को नुकसान हो सकता है ना। अगर आप जापान का देखोगे, बहुत से लोग हैं जिनके बॉडी के अंदर म्यूटेशन होगी, आने वाली जनरेशन के अंदर दिक्कत आई, तो अभी रिसेंटली जापान ने जो बोला कि हम इसके ऊपर और ज्यादा जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ। अब यहाँ पे जो फिजन रिएक्शन है, लेकिन इसको अगर मैं स्मॉल अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला के हम हीलियम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल है, तो अब इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत ज्यादा मुझे क्या चाहिए, मुझे टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर। लेकिन अब इतना हाई टेम्परेचर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर किया, हमने हाई टेम्परेचर किया और इसको जब आउटपुट है, मान लीजिए यहाँ पे 100 एनर्जी यूज हुई है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो जो हमें जिसकी वजह से फ्यूजन होता था उसके बाद एनर्जी रिलीज होती थी, जो एनर्जी आती थी वो 80 आती थी। तो मतलब कि हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट कम है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, है ना, तो कोई बेनिफिट नहीं। तो रिसेंटली जो यूएस ने ब्रेक थ्रू दिया है, उसने बोला कि हमने आउटपुट जो है वो मोर देन 100 मतलब ज्यादा प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो अब इट मींस कि यही रीजन है। तो रिसेंटली अपडेशन आई, वो भी मैंने यहाँ पे कवर की। इसके अलावा चाइना का आर्टिफिशियल सन है, यहाँ पे आर्टिफिशियल सन क्या है बेसिकली कि अब एक तो भाई इतना टेम्परेचर बढ़ाना और मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है ना, तो बहुत सी आपको इंसुलेशन ये सारी चीजें चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो चाइना ने इसको भी जो सन है, सन के टेम्परेचर से भी ज्यादा अचीव किया। तो इसीलिए दो न्यूज है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी यहां से उठाया गया ताकि हमें इससे रिलेट करके यहाँ पे तीनों इंफॉर्मेशन कवर करें। तो ये था दोस्तों इसके पीछे मंशा। और इसके अलावा आपको पता है मैराथन की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो यूपीएससी के क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन करवाता वहां पे ITR, तो क्या उसके अंदर कवरेज रहती है ना मैराथन के अंदर। मैराथन के अंदर कंसेप्ट न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, दोनों कंसेप्ट रहते। देन हाइड्रोजन बॉम्ब रहता,
उसके अलावा यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेशन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, तीनों चारों इंफॉर्मेशन को मिला के, जैसे यूएस की इंफॉर्मेशन है, देन नॉर्थ कोरिया इज देयर, वी कैन से चाइना, है ना, ये भी है। तो ये सभी को मिला के एक हमारा वो पूरा उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्कस करते, ताकि वहां से हमें क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कई बार क्या करती है, पुराना क्वेश्चन वहां से कुछ उठा लेती है और नए के अंदर भी ऐड कर देती है, वही हम करते हैं। तो वैसी ही बात हमारी होती है। तो ये मैराथन सेशन है दोस्तों, ये स्टार्ट होगा आपको पता 19 फेब से हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है इसको कंटिन्यूसली, और जो अपने नोट्स हैं उसके अंदर अपडेशन करनी है, और कैसे सीखना है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आंसर इधर उधर यूपीएससी अपने हिसाब से देता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन कई बार हमारे पास भी नहीं रहती, बट वो हर साल आते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सो दिस इज ऑल। सो आई होप के आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।